हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं हमें कि ये फंड कैसा है, वो फंड कैसा है, इतने साल के लिए डालना है तो ये फंड मैं करूँ या नहीं करूँ। तो ये टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्पेसिफिकली हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि किस टाइप का फंड कितने साल के लिए करना चाहिए और उसमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन हो सकता है, मतलब आपने उससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ। तो जो टाइप्स पहले हम बताएंगे आपको, 5 टाइप्स जो बताएंगे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कौन से फंड से वो बताएंगे। उसके बाद अलग अलग और 5 टाइप्स है जो अंडरलाइन जो ऑब्जेक्टिव्स या थीम्स होती है उसके हिसाब से अलग और 5 टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। तो पहले शुरू करते हैं ये अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उसके बारे में। तो पहला जो टाइप होता है वो है लार्ज कैप फंड्स। तो लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं कि जिसमें से एटलीस्ट 80% 80 to 85% का जो एलोकेशन होना चाहिए वो है लार्ज कैप स्टॉक्स में। लार्ज कैप स्टॉक्स, तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? तो लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो पहले टॉप 100 जो स्टॉक्स है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलरली ब्लू चिप स्टॉक्स। अगर आप देखोगे निफ्टी 100 ये एक इंडेक्स है, तो वो सारे जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो वहीं पे ये फंड इन्वेस्ट कर सकता है। उसको मैंडेट होता है कि 85% तक का एलोकेशन उसे इन्हीं स्टॉक्स पे देना होता है। तो ये फंड होता है, ये कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए किसी ने भी? तो इसका होराइजन होना चाहिए आपका 5 to 7 इयर्स का। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए आपका 5 to 7 इयर्स का। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए? तो अराउंड 12% का पर एनम का रिटर्न एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम, मतलब आपने ये रैशनल एक्सपेक्टेशन है, मैक्सिमम नहीं बोलूंगा मैं, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन है। अभी आप बोल सकते हो कि नहीं सर, इसमें तो इसके जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख रहे हैं हम वो बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। तो हमने कैसे किया है, तो रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट किए थे सारे इंडाइसेस के, लार्ज कैप इंडाइसेस के और फंड्स के। तो नॉर्मली ये 12% हमें एक रैशनल एक्सपेक्टेशन लगता है लार्ज कैप फंड से कि आप वो रख सकते हो इसमें से। तो ये 5 से 7 साल का होराइजन होना चाहिए और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए 12% पर एनम। इसके बाद दूसरा कौन सा है, वो है मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड क्या होता है कि मिड कैप फंड मतलब ये फंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और मिनिमम एलोकेशन जो होना चाहिए वो होता है 65%। तो मिनिमम 65% जो एलोकेशन देना है इस फंड को, वो मिड कैप स्टॉक्स में देना है। तो मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? 101 to 250 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जिनकी रैंकिंग 101 to 250 आती है उन्हें मिड कैप स्टॉक्स बोला जाता है। और ये स्टॉक्स थोड़े से थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, मतलब कंपैरिजन इफ वी कंपेयर इट टू लार्ज कैप स्टॉक। तो इसीलिए अगर प्योर मिड कैप में आप डालना चाहते हो तो हम सजेस्ट करते हैं कि 10+ इयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए मिड कैप स्टॉक्स में। इसमें आप 13 से 14% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो पर एनम। बट रिमेंबर कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10+ इयर्स का होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स में या ये फंड्स में वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। तो इसीलिए होराइजन शुड बी 10+ इयर्स का। तीसरा टाइप देखते हैं, वो है स्मॉल कैप फंड्स। तो स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं? अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैं देखूं तो 250+, मतलब टॉप 250 स्टॉक्स जो होते हैं वो लार्ज कैप और मिड कैप इंक्लूड होते हैं। उसके बाद भी जितने सारे स्टॉक्स बचे हैं वो सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। तो वहां पे मिनिमम 65% एलोकेशन होना चाहिए किसी भी फंड का। तो अभी जो अच्छे 7 स्मॉल कैप फंड्स है जिनका हमने एनालिसिस किया हुआ है प्रॉपरली, हमारा एक पोर्टल है mfyajna.in। तो यहाँ पे हमने क्लोज टू 90 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज किया है। डिटेल्ड एनालिसिस है, 10 पैरामीटर पे हमने इसे एनालाइज किया है। ये कैसे एनालिसिस किया है, इसका एक वीडियो भी कैसे रिव्यू करना चाहिए इस पे हमने बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ हमारी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो
ये रिसर्च सब्सक्रिप्शंस वहां पे अवेलेबल है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो वहां पे कांटेक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट करके वो पूछ सकते हो कि क्या क्या क्वेरी है पर्टिकुलरली, कि किस टाइप का रिसर्च हम करते हैं। क्योंकि ये जो रिसर्च हम करते हैं ये एवरी मंथ हम एनालिसिस करते रहते हैं। सो जैसे ही नए पोर्टफोलियोज आ जाते हैं हमारे पास, वापस वो एनालिसिस करके वो पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू रेडी रहता है हमारे पास। तो ये स्मॉल कैप फंड्स का 7 फंड्स है, इसको भी हमने वैसे ही अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2018 में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स किए और वो काफी डिसअपॉइंट हुए हैं बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक फंड्स are down by close to 15 to 20%, even some funds are down by 30% also। तो लोगों को लग रहा है कि वो बहुत ही खराब फंड्स है, बात वैसे नहीं होती। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि स्मॉल कैप में भी जैसे हमने बताया कि 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, और इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन इसका भी 10+ इयर्स का होना चाहिए। इसके भी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप 13 to 14 या 14 to 15% एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, जैसे जैसे आपका कैपिटलाइजेशन नीचे नीचे आता है, मतलब लार्ज टू मिड, मिड टू स्मॉल, तो एग्रेसिवनेस और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और डेफिनेटली विद द फंड मैनेजर्स एक्सपर्टीज आप एक एक्स्ट्रा अल्फा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दीज फंड मैनेजर्स जो एक्टिवली मैनेज कर रही है फंड्स। अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स के, तो उन्होंने अच्छा अल्फा क्रिएट किया है और लार्ज कैप फंड्स। डेफिनेटली लास्ट ईयर वाज अ वेरी बैड ईयर और लोगों को बहुत खराब एक्सपीरियंस आया है स्मॉल कैप और मिड कैप में, बट ये साइकिल्स होती है। जैसे कि अगर आपको पता है 2008 में जो फॉल हुआ था वो लार्ज कैप का फॉल ही 50-60% का था, मिड कैप का फॉल तो उससे भी ज्यादा खराब था, मतलब 70 to 80% फंड्स डाउन हो गए थे। मतलब अगर किसी की 10 रुपए की एनएवी थी तो वो 2 से 3 रुपए तक नीचे आ चुकी थी। इतना एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिवनेस होता है ये स्टॉक्स में। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि 10+ ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, तभी आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मेजरली विदाउट एनी कॉम्बिनेशन वगैरह, ये प्लेन सिंपल वेनिला लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स है। अभी इसके बाद एक और 2 फंड्स देखते हैं जो थोड़े से कॉम्बिनेशन में आते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे कि लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन, या फिर लार्ज मिड स्मॉल तीनों का कॉम्बिनेशन। वैसे तो 4th टाइप होता है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में मिनिमम 35% लार्ज कैप होने चाहिए एंड 35% मिड कैप होने चाहिए। तो ऐसे दोनों उसी फंड में होने चाहिए, मिनिमम 35-35। बचा हुआ जो 30% है वो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है, वो जहां चाहे उसे इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब इक्विटी साइड में पर्टिकुलरली। तो वो 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके एक्सपेक्टेशंस भी आपने 12 to 13% समथिंग रखने चाहिए। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो। इसका होराइजन जो होना चाहिए आपका 7 to 10 इयर्स का होराइजन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हो वो किसी गोल से रिलेट होना चाहिए, तभी वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अच्छा माना जाता है। अदरवाइज क्या हो जाता है, हम 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, ऐसा सोच के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सो नॉर्मली अगर आप कोई फाइनेंशियल गोल ये इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्ट करोगे तो एक इमोशनल क्वोशंट अटैच हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट से, और आप उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे, चांसेस बहुत कम होंगे। हमेशा मैं बोलता हूं कि इंश्योरेंस की जो एडवर्टीजमेंट्स होती है टीवी पे वो बहुत अच्छी होती है, बट अंडरलाइंग प्रोडक्ट हमें खराब लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स का नहीं होना चाहिए इंश्योरेंस में, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट का। बट यहाँ पे आप अच्छे से प्रॉपरली फाइनेंशियल गोल को अटैच कीजिए इन्वेस्टमेंट को, और ये रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बहुत फेयर है। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसे, रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12 से 13% की क्यों है? हम एक बहुत ही जल्द एक अच्छा वीडियो बनाएंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न इस पे, कि रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपने कितने रखने चाहिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट से। अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ है, रियल जीडीपी ग्रोथ है 7-8% का, और अगर आपका नॉमिनल जो इन्फ्लेशन रिलीज होता है वो 4-5% का है, तो 12% का तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन फेयर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए आपका इक्विटी साइड से। उसके ऊपर उस फंड मैनेजर का कुछ अल्फा जनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो आपको एक्स्ट्रा और 2-3% रिटर्न दे सकता है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं 12% का ये जो फैक्टर है 12%, ये बहुत ही रैशनल एक्सपेक्टेशन है इक्विटी साइड से ओवर द लॉन्गर होराइजन। डेफिनेटली ये ट्रेंड ऐसा रहेगा आपका इक्विटी रिटर्न्स का।
बट पाथ जो होगा वो वोलेटाइल होगा। लोग इस पाथ को देखते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया होगा और वो यहां से यहां आ गया है अभी, तो लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि उनको लगता है यार मैंने तो ऐसे एक्सपेक्ट किया था, एक स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्ट की थी। देन वो लोग इसको एफडी के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोग एसआईपी कर रहे हो तो आप नीचे नीचे एनएवीज में ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स एक्वायर कर रहे हो, तो ये आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। ये आपने हमेशा सोचना चाहिए इक्विटी के साथ। तो ये रहा चौथा, लार्ज एंड मिड कैप। अभी एक पांचवा जो टाइप बताएंगे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के आपसे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है, वो है मल्टी कैप फंड्स। और जहां तक हमें लग रहा है ये सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी रह सकती है आने वाले 5 सालों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें उसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कहां पे पैसा डालना है। उसका एक ही रेस्ट्रिक्शन है, मिनिमम 65% जो पैसा है वो इक्विटी में आना चाहिए, बस। बचा हुआ पैसा वो मैनेज कर सकता है कहां उसको डालना है। तो इसका मतलब उसके पास स्मॉल कैप अवेलेबल है, उसके पास मिड कैप अवेलेबल है, उसके पास लार्ज कैप अवेलेबल है। उसको जहां चाहिए, जैसा एलोकेशन चाहिए वो ले सकता है। ओनली थिंग इज कि उसको सिर्फ 65% का इक्विटी मैनेज करना है। अगर कोई अच्छा बढ़िया फंड मैनेजर होगा तो इस कैटेगरी में काफी अच्छा अल्फा क्रिएट कर सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का भी हम बोलते हैं 7 to 10 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। अभी आप बोल सकते हो कि मल्टी कैप पे हो सकता है फंड मैनेजर को लगे कि भाई पूरा का पूरा एलोकेशन स्मॉल कैप में करता हूँ, फिर आपने बोला था 10+ इयर्स ही होने चाहिए मिनिमम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक एडवांटेज वही है कि वो अल्फा जनरेशन के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है। हम हमेशा क्या बोलते हैं, प्लेन सिंपल वेनिला प्रोडक्ट क्यों करने चाहिए आप लोगों ने, जैसे लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड, और उसको होराइजन अटैच करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए। उसपे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है सेबी की साइड से, वैसा देखा जाए तो वो बोलेगा भाई लार्ज कैप में डालो, ये रिस्क प्रोफाइल है, खत्म कर दो, इतना पैसा डाल दो इसमें। बट यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है, वो फ्लेक्सिबल एलोकेशंस ले सकता है, अल्फा जनरेशन कर सकता है। तो ये कैटेगरी हमें ऐसी लगती है बहुत ही अच्छी चलेगी, और इसमें एयूएम के रिस्ट्रिक्शंस भी आने का कोई स्कोप नहीं होगा। अगर उसको लगता है कि एलोकेशंस एक्स्ट्रा लेने हैं मुझे लार्ज कैप में वगैरह, तो वो वैसे जितने चाहे एयूएम से उसने उतने एलोकेशन ले सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इसके भी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपने 13 से 14% एक्सपेक्ट करने चाहिए, बट होराइजन 7 से 10 साल का होना चाहिए मिनिमम आपका। तो ये काफी सही हो सकता है। तो ये 5 जो टाइप्स है वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी आपको और 5 एनालिसिस टाइप्स बताते हैं। तो वो कौन से टाइप्स है? तो एक तो ईएलएसएस, ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें रूल ऐसा है कि मिनिमम 80% इक्विटी में होना चाहिए। फिर वो इक्विटी कैसा होना चाहिए वो इट डजंट मैटर। तो वो फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो ये भी नॉर्मली एक मल्टी कैप काइंड ऑफ कैटेगरी चल सकती है। हमारे जो पोर्टल है एमएफ एडना पे हमने एक समरी बनाई है, एक समरी वाली एक पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, जहां पे हमने पूरे ईएलएसएस फंड्स को समराइज्ड वे से पूरा कंपैरिजन किया है। और अगर आप ये टैक्स सेविंग का सीजन अभी चल रहा है, लास्ट मंथ चल रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे पोर्टल पे mfedna.in पे जाके वहां पे वो ईएलएसएस की कैटेगरी अच्छे से देख सकते हो और उसमें से अच्छा फंड चूज कर सकते हो। क्योंकि फंड जो चूज करना है आपको वो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होना चाहिए। तो हमने वहां पे प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है वो सारे ईएलएसएस फंड्स का। तो ये इसका यही एक रेस्ट्रिक्शंस है कि 80% इक्विटी होना चाहिए। तो नॉर्मली ये मल्टी कैप काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, ये डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी ईएलएसएस फंड्स चलाते हैं। इसके बाद कौन सा है? कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड। सो नॉर्मली कैसा है कि जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है तो ये कॉन्ट्रा बेट लेगा, मतलब जो सेक्टर्स चल नहीं रहे वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रा। जब भी मार्केट बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड फेज में होता है ना, तो जो ना चलने वाले स्टॉक्स है उनको वैल्यू स्टॉक ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सब चीजें अच्छी है, फिर भी वो स्टॉक को वैल्यूएशन नहीं मिलता। जैसे कि अगर स्टील इंडस्ट्री को देख रहे हो या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देख रहे हो, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है बट नहीं चल रहा है, साइकिल निगेटिव है, तो वहां जाके ये फंड्स कॉल लेते हैं। तो नॉर्मली हम हमेशा सजेस्ट करते हैं ऐसे जो कॉल्स आपको लेने हैं वो आपने पहले आपके फाइनेंशियल गोल्स को अटैच करके बाकी इन्वेस्टमेंट होने के बाद आपके पास अगर कुछ सरप्लस बचता है फिर आपने ऐसे कॉल्स लेना शुरू करना चाहिए। अदरवाइज इट्स बेटर टू स्टिक टू अ लार्ज कैप और अ मिड कैप और अ स्मॉल कैप और अ मल्टी कैप काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही हमेशा अच्छा होगा। इसके बाद कौन सा है? फोकस्ड फंड्स।
तो फोकस फंड का एक ही रेस्ट्रिक्शन है, वो है मैक्सिमम स्टॉक्स जो हो सकते हैं उस फंड में वो 30 स्टॉक्स है। तो ये भी काफी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। अगर वो उसमें से कुछ कॉल्स गलत हो गए फंड मैनेजर के तो ये बहुत निगेटिव जा सकता है। तो ये एग्रेसिवनेस के हिसाब से समझना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा एक्टिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो या फिर एडवांस लेवल के इन्वेस्टर हो तो आप लोगों ने ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो को स्टडी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट सारे फंड हाउसेस ये इस टाइप के फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको वो पोर्टफोलियो अगर समझता है अच्छे से, आपको पता है किस टाइप के रिस्क आप ले रहे हो, तो वो आप देख सकते हो। इसका भी एनालिसिस, ये कैटेगरी का एनालिसिस भी हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है mfadnya.in। हमारे कमेंट्स के साथ हमने उसको स्टार मार्किंग भी दिया हुआ है। देन डिविडेंड यील्ड फंड्स। तो डिविडेंड यील्ड फंड्स क्या होते हैं? वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते हैं। स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड ग्रोथ भी हो सकते हैं, डिविडेंड भी हो सकते हैं, पर डिविडेंड यील्ड फंड में से जो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करेंगे वो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने ये समझना चाहिए। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी, मैं हमेशा वही बोलता हूं कि इट्स बेटर कि आपने बाद में, मतलब सारे गोल्स अचीव करने के बाद सरप्लस पैसा है तो ये स्ट्रेटेजीज को प्ले आउट कीजिए। और सबसे रिस्की स्ट्रेटेजी हमें लगती है वो है सेक्टर और थीमेटिक फंड्स। तो ये जो स्ट्रेटेजीज होती है ये पर्टिकुलरली सेक्टरल फंड, जैसे बैंकिंग फंड हुआ या फार्मास्यूटिकल फंड हुआ या फार्मा फंड हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हुआ, तो ये हमेशा अगेन बहुत ही एग्रेसिव रिस्क है। आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है तो भी हम सजेस्ट करेंगे ऐसे फंड्स में जाके आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज अगेन वही प्लेन सिंपल वेनिला, इट्स बेटर टू स्टिक टू प्लेन सिंपल वेनिला फंड्स लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप। तो ये उस टाइप से, तो ये 10 टोटल फंड्स है। तो ये उसके हिसाब से, तो ये सेक्टरल फंड में भी उनको एक लिमिटेशन होती है, 80% मिनिमम एलोकेशन होना चाहिए उस सेक्टर में, जो भी सेक्टर है या थीम है उनकी, उसके हिसाब से एलोकेशंस होने चाहिए। सो ये आप समझिए। अगर आपको एक इसमें से अगर आपको एक जिस्ट निकालना है तो मेरा सजेशन यही रहेगा। डेफिनेटली आप आपके एडवाइजर को भी पूछ सकते हो, उसके बाद ही एलोकेशन लीजिए। बट अगर ये पूरी कैटेगरीज में अगर हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे, तो मल्टी कैप जो कैटेगरी है बहुत ही बढ़िया लगती है हमें, क्योंकि वो जो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास अवेलेबल है बिटवीन मूवमेंट बिटवीन लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप, ये बहुत ही जबरदस्त है। जितना कब एग्रेसिवनेस लेना है, कब एग्रेसिवनेस नहीं लेना है, डिफेंसिव होना है, लेट द फंड मैनेजर डिसाइड, उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स ने लार्ज कैप पे एलोकेशंस ले लिए थे, तो उनके लिए बहुत एडवांटेज हो गया, डाउनफॉल भी बहुत कम हुआ कंपेयर टू द स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स। अगर हम देखेंगे तो ये एडवांटेज हमेशा रहेगा। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगेन एक बार वापस बोल रहे हैं, हमने हमारा पोर्टल लॉन्च किया है mfadnya.in। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप वहां पे कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है वेबसाइट पे, वहां जाके हमें पूछ सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स पे कॉल करके भी आप आपकी क्वेरीज हैंडल कर सकते हो और फिर वो ये पोर्टल के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसमें बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस हमने दिया है, 90 फंड्स हमने अभी इंक्लूड किए वहां पे, और एवरी मंथ जैसे ही पोर्टफोलियोज आ जाते हैं हम वहां पे अपना एनालिसिस अपलोड कर देते हैं विद इन 3-4 डेज। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज एन ऑनलाइन ऑनलाइन बुक जो बार बार अपडेट हो रही होगी। एवरी मंथ जब भी पोर्टफोलियोज आ जाएंगे हम उसे अपडेट करेंगे। प्लस नॉलेज सीरीज भी वहां पे है, टर्म्स भी समझाई गई है म्यूचुअल फंड रिलेटेड, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा एक वैल्यू एडिशन रहेगा आपके टोटल पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।